आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में उत्तर प्रदेश पुलिस का जीएस लेके मैं आ गया हूं और बीच में कुछ लगातार क्लासों का गैप रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कोशिश यही रहेगी कि गैप ना हो। मेरे प्यारे भाई, 18 फरवरी को एग्जाम डेट आ चुकी है। 99% तक ये तय है कि एग्जाम 18 फरवरी को एक ही पाली में पूरे उत्तर प्रदेश एक ही दिन में हो जाएगा। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 माह और 1 हफ्ते का समय आपके पास शेष बचा हुआ है। उसके लिए अपनी तैयारी को जितना धार दे सकते हैं दे ले। और आदो यादों के जो भी बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी की आज से एकदम निश्चित 1 माह बाद आपका इतने बजे तक पेपर समाप्त हो जाएगा। शाम तक 11 तारीख को आपका पेपर है। रिवीजन, करंट और यूपी पे आप भी काम करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए सीधा प्रश्न पे आते हैं। यूपी पुलिस जीएस प्रीवियस ईयर के साथ कुछ संभावित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला है ये। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? कि किसका घनत्व नापना है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एनीमोमीटर का, बेडमीटर का, यूडियोमीटर का या पिक्नोमीटर का? तो मैं अगर आपको यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बता दूं तो एनीमोमीटर का नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर में क्या नापा जाता है? वायु वेग को नापा जाता है। दूसरा है बेबमीटर। तो बेबमीटर में मृदा के आंतरिक गुणों को मापा जाता है मेरे प्यारे भैया। मृदा के आंतरिक गुणों को, किसको? आंतरिक गुणों को मापा जाता है। तो यहां पर दो तो होगा नहीं। तीसरा है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर में क्या मापा जाता है? गैसों के मिश्रण के आयतन को, गैस के मिश्रण में आयतन को, गैसों के मिश्रण के आयतन को मापा जाता है। तो अब लास्ट टॉपिक, एक ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, पिक्नोमीटर। वो स्वतः सही हो जाएगा मेरे प्यारे भैया। पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? पिक्नोमीटर से द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाएगा। किसका? द्रवों का घनत्व किससे मापा जाएगा? पिक्नोमीटर से। अब ये जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रश्न दोबारा आएगा। श्योर मान के ये नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा फिर? अब ये जो मापने के यंत्र है और ये डीपली प्रश्न है, पिक्नोमीटर कोई नहीं पढ़ाता आपको, तो सभी देख लेना। इसका मेरा मतलब यही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगरा में स्थित है, कानपुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या लखनऊ में स्थित है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो भैया लखनऊ में बाबा साहब भीमराव सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थित है। कहाँ पे बाबू साहब? लखनऊ में। अब यहाँ पे आप देख लेना, कानपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? वाराणसी में बीएचयू हो जाएगी। आगरा और इलाहाबाद में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? और यूपी में कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, ये आपको देख के तब आगे बढ़ना है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई, ये प्रश्न पुराना है, पेपर पुराना है। बरेली दिया है, प्रयागराज दिया है, नोएडा दिया है और मेरठ दिया है। तो जब का ये पेपर था उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। कहाँ पे स्थित था? प्रयागराज में स्थित था। लेकिन अगर आज के वर्तमान में ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया और तुम प्रयागराज को रट के गए हो, प्रयागराज को तुम रट के कैसा प्रयागराज होगा? तो नहीं भैया, वर्तमान में इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कब से? 7 जून कब से? 2019 से। 7 जून 2019 से इसका मुख्यालय कहाँ बन गया है? लखनऊ में। अब जब तुम प्रश्न दोगे तो कहाँ जाएगा? उत्तर आ जाएगा लखनऊ। क्या आ जाएगा? लखनऊ। अब बेटा ये संविधान का प्रश्न है। संविधान का बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये प्रश्न आया है। अब भारत में राज्यों की संख्या आपके पास 28 है, आपको पता है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपके पास 8 है। अब इसमें 28वां राज्य या 29वां राज्य तेलंगाना बन के आया था। तेलंगाना बना था कब? 2014-15 से। तब पे आप देख लेना। इसके पहले 3 राज्य 2000 में बने थे। कब बने थे? सन 2000 में 3 राज्य बने थे। जैसे यूपी से काटा गया था क्या? उत्तराखंड। बिहार से काटा गया था क्या? झारखंड। और मध्य प्रदेश से काटा गया था
छत्तीसगढ़। ये सब सन 2000 में 3 राज्य बने थे। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड हमारा राज्य है ये 27वां राज्य था। 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर 2000 को। यहाँ पे कुल कितने जिले थे उस समय? 13। कुल कितने जिले थे? 13। शुरुआत में जब सन 2000 में ये बना तो इसका नाम था उत्तरांचल, उत्तराखंड नहीं था। क्या नाम था? उत्तरांचल। सन 2000 से लेके बेटा सन 2000 से 2005 तक इसका क्या नाम था? उत्तरांचल नाम था। लेकिन 2005 या 2007 तक इसका क्या नाम था? उत्तरांचल था। और 2007 में इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बरसाना होली डांट डांट के साथ खेली जाती है। आप सभी न्यूज पे इतना तो देखे होंगे, होली के समय पे इसको विशेष में दिखाया जाता है कि डंडे वाली होली कहाँ होती है? आपके बरसाना में। अब ये मत पूछना कि सर बरसाना कहाँ है, यूपी के किस जिले में बरसाना है, ये तो तुम देख ही लोगे। ठीक। और बरसाना श्री कृष्ण की जोन होगा वो पश्चिमी यूपी का। कमेंट कर दो सर किस डिस्ट्रिक्ट में बरसाना है और कौन सी होली खेली जाएगी बरसाना में? डंडे की होली खेली जाएगी। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कामपिल्य बेटा, कामपिल्य वर्तमान में है फर्रुखाबाद में। कहां पे है? फर्रुखाबाद में। और कामपिल्य में जैन के जो तीर्थंकर थे, जैनिक तीर्थंकर, उनका नाम था विमलनाथ, उनकी मंदिर है। जैन तीर्थ, वो कामपिल्य एक ऐसी जगह है जो हिंदू और जैनी दोनों संबंधित बहुत ज्यादा। तो जैन तीर्थंकर विमलनाथ की मंदिर कामपिल्य में है। कामपिल्य वर्तमान में कहाँ है? कामपिल्य वर्तमान में आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद में। अब यहाँ पे देखो हिंदू ऑप्शन में नहीं दिया, हिंदू धर्म नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है कि सर जैन को लगाए कि हिंदू को लगाए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? जैन दिया है। तुम किसको टिक कर दोगे? तुम सिर्फ और सिर्फ जैन को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है। कथक नृत्य से इसमें कौन संबंधित है? बिरजू भाई संबंधित है, उदय शंकर संबंधित है, सोनल मान सिंह है, मल्लिका साराभाई है। तो मेरे प्यारे भाई, सोनल मान सिंह ओडिसी से संबंधित, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। दूसरा मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई हमारे संबंधित है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से राज्य, तुम कमेंट करके बताओ सर ये राज्य यहाँ पे है, ये राज्य यहाँ पे है। तीसरा क्या है? पंडित बिरजू दास, तो पंडित बिरजू दास बेटा कथक से है। किससे है? कथक उत्तर प्रदेश से है। और चौथा नाम है उदय शंकर। उदय शंकर है आधुनिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जन्मदाता। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जन्मदाता है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो गया? हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? क्या क्या एग्जाम तुम्हारा चलने वाला है। सबसे पहले तुम क्या करोगे? लिखित पेपर दोगे। तो शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता पूछेगा। ये 10 और कितना है? 10th और 12th आपकी शैक्षणिक योग्यता है। शारीरिक परीक्षण जिसमें आपकी लंबाई मापी जाएगी और आपका दौड़ होगा, ये सारी परीक्षण हो जाएगा। आयु पात्रता, आयु पर विवाद तुम देख ही रहे हो, इतने साल एज का। अब भाषा परीक्षण यहाँ पे नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भाषा का परीक्षण यहाँ पे नहीं होगा। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा भाषा परीक्षण। अगला प्रश्न बेटा, पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? दशाश्वमेध घाट बेटा, ये दशाश्वमेध घाट है कहाँ पे? दशाश्वमेध घाट है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में मंदिर के गेट से, जब गेट नंबर 1 से आप आगे जाएंगे, जहां पे आप देखेंगे मोदी जी, योगी जी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ कई बार गंगा आरती देखते हैं। तो गंगा आरती वर्तमान में किस घाट पे होती है? दशाश्वमेध घाट पे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि गंगा आरती वर्तमान में किस
घाट पे होती है? तुम बताओगे सब गंगा आदि दशाश्वमेध घाट पे होती है। दशाश्वमेध 10 अश्वों के लिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली। तो यहाँ कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने किया था। किसने किया था? भगवान ब्रह्मा ने किया था। और इस घाट पे स्नान करने से 10 घोड़ों के बलि के बराबर लाभ मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है या वीर चक्र है? तो ये बेटा आर्मी का प्रश्न होता है, जो आर्मी में हमारे यहाँ है। और सबसे वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। सॉरी कौन सा है? परमवीर चक्र है। कौन सा हो जाएगा? परम वीर चक्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम देख लेना, अशोक चक्र भी इसमें मिलता है, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सबसे सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा? परम वीर चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया एक बुक है, ये 2018 की बुक थी जो उसमें रिलीज हुई थी। ठीक है, द्वारा लिखी गई किसकी पुस्तक है? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी किताब है? ये मुकुल राज आनंद की है, एडवर्ड मार्गरेट फास्टर की है, विद्याधर सूरज प्रताप नायपाल की है, इस्माइल मर्चेंट की है। तो बेटा ये उस समय का करंट के क्वेश्चन से संबंधित ये किताब किसकी है? ये किताब मेरे भाई है इस्माइल मर्चेंट की। किसकी बुक है बेटा? ये इस्माइल मर्चेंट की बुक है। 2023 में जितनी किताबें हुई है प्रकाशित, सबको तुमको देख लेना है, उसी में से कोई किताब आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब यार ये तो सबसे आसान सा प्रश्न है सर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो तुम बता दो सर 5 जून को। देखो ऐसा नहीं, सारे प्रश्न बहुत टफ आएंगे, तुम नहीं बता पाओगे। 22 अप्रैल दिया है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। 21 जून दिया है, 21 जून क्या मनाया जाएगा? तो यहाँ पे 22 अप्रैल आपका डेट दिया गया है। 22 अप्रैल क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल हमारी डेट हो जाएगा पृथ्वी दिवस। 8 मई कौन सा दिन है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 21 जून तो यार बच्चे को पता है कौन सा पर्यावरण दिवस हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का नहीं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? अगर यहाँ पे भाप इंजन पूछेगा तो हम तुरंत बता देंगे जेम्स वाट। जेम्स वाट भाप इंजन हो जाएंगे, भाप इंजन जेम्स वाट। और यहाँ पे दिया है लुइस एडिसन वाटरमैन, फाउंटेन पेन का। अब 2 लोग बचे, रोजर बेकर और सर फ्रैंक विल्टर और बेकर, 2 लोग बचे। जिसमें पूछता है कि जेट इंजन, तो मेरे प्यारे भाई बेकर ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो बचा कौन? सर फ्रैंक विल्टन। किसका आविष्कार किएंगे? जेट इंजन का। किसका आविष्कार करेंगे? जेट इंजन का। चल जल्दी, बहुत तेजी से काम करना, समय नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? सोशल मीडिया जो तुम प्रयोग करते हो, सोशल, हिंदी में कम समझ में आएगा यहाँ पे, सोशल मीडिया नेटवर्क कौन सा है? तो इसमें ट्विटर सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, क्योरा और बीबो। तो बीबो एक सोशल मीडिया जो साइट से नेटवर्क है, लेकिन क्योरा अमेरिका की एक सर्च इंजन है। क्योरा अमेरिका का एक सर्च इंजन साइट पे, तो गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे क्योरा भी एक क्या है? सर्च इंजन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया गया? अब देखो तुम एग्जाम देने जा रहे हो 24 में, ठीक? जो वन रिपोर्ट होती है वो 2 साल में आती है। ये वन रिपोर्ट जो क्वेश्चन पूछा है, कहां से पूछा होगा? 21 में अभी हाल की वन रिपोर्ट आई है। 21 के बाद कब आएगी? 23 में। 23 वाली अभी तुमको उपलब्ध नहीं हुई है, तो आप 21 वाली को देखेंगे। अब 21 के अनुसार से भारत में सबसे ज्यादा वनों की संख्या है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे अरुणाचल है, प्रतिशत में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। यहाँ पे किसको आप टिक करेंगे? और एक बार वन कहाँ देख लेंगे? भारतीय वन देख लेंगे। 21 का रिकॉर्ड इस एग्जाम में भी वही था, यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। 2 वर्ष पे वन रिपोर्ट पेश की जाती है।
अगला प्रश्न है, फिनलैंड कहाँ की मुद्रा है? फिनलैंड यूरोप का एक देश है फिनलैंड, जहां से मोबाइल की कंपनी नोकिया कभी आती थी। ठीक है, डॉलर है, पाउंड है, रियाल है या यूरो है? तो तुमको बताना है क्या है मेरे प्यारे भाई। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ये प्रश्न इसलिए नहीं कि तुम फिनलैंड की रख लो। अब डॉलर कहां कहां की मुद्रा है? अगर डॉलर पूछेगा तो यूएसए, कनाडा, उत्तरी अमेरिका के लगभग देश डॉलर का प्रयोग करेंगे। पाउंड कहां की मुद्रा है? जब पाउंड बात करेंगे तो सीरिया, एशिया में कुछ देश पाउंड और यूरोप में कुछ देश पाउंड का प्रयोग करेंगे। रियाल, पश्चिमी एशिया के लगभग देश रियाल का प्रयोग करेंगे, आपको पता है। और यूरो, फिनलैंड और यूरोप में कुछ देश यूरो का प्रयोग करेंगे। तो एक बार मुद्रा से क्वेश्चन आता ही आता है। राजधानी और मुद्रा तो यूपीपी में तय है, और जब यूपीपी में राजधानी और मुद्रा तय है तो तुम क्यों नहीं रख रहे हो? देश वाइज सेट कर लो कि सर आज ये एशिया का देखेंगे, कल यूरो। अभी 40, 35, 37 दिन बचा है और आग लग जाएगी 37 दिन में। बस सूचीबद्ध होके पढ़ो। जितने यूट्यूब के मास्टर तुमको मिलेंगे वो सब तुम्हारा काटने पे लगे कि ये मैथ पढ़ो, वो मैथ पढ़ो। नहीं होगा मैथ से चयन। 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ आते हैं यूपीपी में, नहीं होगा चयन। चयन रीजनिंग और हिंदी से होगा, और कसम खा लो कि सर रीजनिंग हिंदी में एक भी गलत नहीं होने देंगे। एक रीजनिंग हिंदी में गलत नहीं होने देंगे, यही कसम खा के लग जाओ, बस गेम सेटल हो गया तुम्हारा। रोज प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन रीजनिंग प्रैक्टिस करो स्पीड में, क्योंकि वहां पे स्पीड मांगेगा। रीजनिंग का 57 क्वेश्चन सही करने के लक्ष्य रखोगे, स्पीड 50 सही करोगे, स्पीड मांगेगा। रोज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसलिए कह रहा हूं बहुत किसी बहकावे में मत आओ, सेल्फ स्टडी करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, एमटीएस का प्रीवियस उठाओ, खरीदो, सब परचेज करके कर डालो। आधे पेपर फंस जाएंगे, आधा प्रश्न फंस जाएगा और आधा तुम्हें नया में जो पढ़ के जाओगे तुम। आ जाओ आगे आ जाओ, समय नहीं खाना है तो पता होता समय खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब यार ये क्वेश्चन 10वीं बार में तुमको पढ़ाया भी है। कौन सी जगह भारत पाकिस्तान के बीच है? अगर बता दो सीधा रेड क्लिफ, बताना हो रेड क्लिफ। अब इस अगले पिछले वीडियो मैंने यहाँ पर बताया कौन है, कब खींची गई, किसने खींची, मैन मोहक बताई, डूलैंड बताई, एक नहीं बताई है। और ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है मेडिसन। मेडिसन, मेडिसन कोई देखा ही नहीं, मैग्नीकाट है। मैग्नीकाट जो कहाँ खींची गई? जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नीकाट खींची गई। मेडिसन कोई देखा नहीं है। और मैन मोहक भारत चीन, डूलैंड आप कमेंट करके बता दो। ये देखा तो पता नहीं, ये दोनों एमसी मोहन लाइन और डूलैंड, ये तीनों कंफर्म भारत से संबंधित है। ये आपका किससे हो गया? कहाँ पे? ये क्या इधर यहाँ पे दिया गया है मैग्नीकाट। क्या हो जाएगा? मैग्नीकाट। इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा कौन सा? इसमें तुम इस उत्तर को सही मान लेना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये देखो राजधानी का प्रत्येक सेट में आना है। प्योंगयांग कहाँ की राजधानी है? या तो पूछेगा फलाना देश का नाम तब राजधानी, राजधानी का नाम देश का नाम पूछ लिया। तो प्योंगयांग राजधानी है उत्तर कोरिया की। कहाँ की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। अब मंगोलिया की, मालदीव की, मलेशिया की, उलान बटोर, माले, जो भी राजधानियां, देखो एशिया, ये एशिया के सारे देश है। ये सारे देश कहाँ के? एशिया के। और एशिया के देश है, तुमको याद करनी पड़ेगी एशिया की राजधानियां। एक बार रफली तो पढ़ी लो, 2 बार एग्जाम से पहले। ये सब चीजें पढ़ाएगा नहीं कोई, बेटा सोचो आप पढ़ाएंगे और इसके लिए समय व्यर्थ करोगे, 5 घंटे पढ़ रहे हो तो ये सब खाली टाइम का गेम है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला आ जाओ तुम, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अब जैसे ये प्रश्न आ गया, अब तुम संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन का राज्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का राज्य नहीं है, ब्राजील, यार 1-2 प्रश्न तुम्हें नहीं करने हैं। जीएस में तुम्हारा टारगेट है 25, जीएस में सिर्फ टारगेट है 25, 100% चयनित होके आओगे 25 पे, 100%। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ये आता ही है छोड़ने के लिए, माइनस मत कराना उत्तर, टॉप 2.5 माइनस हो जाएगा प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना। अब बेटा न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना, ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों राज्य हैं, लेकिन अटलांटा एक राज्य की इनके क्या है? राजधानी। यहाँ पे सही हो जाएगा, राज्य का नाम बता देंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों पे समय नहीं व्यर्थ करना है, मेरा तुम्हें यही समझाना है बार बार कि एक गलती एग्जाम खत्म कर देगा। तुम चलो राज्य की राज्य को याद करो, 25, 37 आएगा, 25 में गलती ना होने पाए। आगे बढ़ो। लक्षद्वीप के लोग मलयालम, देखो यार लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप सटा हुआ है आपका मालदीव से,
और इस समय बाइकॉट मालदीव का विवाद, तुम दोस्त देखते हो सब, बाइकॉट मालदीव। मालदीव एक द्वीपीय देश है, लक्षद्वीप भारत का एक द्वीपीय राज्य है। मालदीव के सबसे निकट हमारा कवरत्ती, वो क्या नाम है उसका, एक जो द्वीप अलग हो जाएगा 10 अंश से। अब वहां के लोग, जैसे मालदीव की जो लक्षद्वीप की ऑफिशियल भाषा है वो मलयालम है, लेकिन वहां मालदीव की भाषा महल, मालदीव की भाषा क्या है, महल। तो वो लोग मालदीव की भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसका, महल का। किसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, महल भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी की 6 बेटियां थी और 2 बेटे थे। औरंगजेब से इनका लगातार विवाद है। बहुत ही आधुनिक भारत के इतिहास में, मध्य और आधुनिक भारत के बीच के इतिहास में सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन शिवाजी है। इनसे तुमको एक चीज सीखने को मिलेगी। जैसे इतिहास में हमेशा लोग राणा प्रताप को एक बहुत सम्मानित नाम है, राणा प्रताप राजस्थान से। लेकिन अगर सामने हार खड़ी हो, मौत सामने खड़ी है कि नहीं मैं जाऊंगा तो मरूंगा, तो वहां पे राजपुताना, ठाकुराना और जुबान नहीं बचानी चाहिए। वहां पे शिवाजी को आप पढ़ लो, श्री कृष्ण भगवान के रणछोड़ दास को पढ़ लो। अगर लग रहा है कि हार जाऊंगा तो पीछे हट जाओ। शिवाजी ने किया, संधि कर ली औरंगजेब से। शिवाजी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ। शिवाजी बहुत अच्छा प्रश्न आता है, मराठा से आंग्ल मराठा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आंग्ल मराठा के बाद इनका क्या पढ़ना पड़ेगा, छत्र पढ़ना पड़ेगा, आपका छत्रपति कौन कौन थे, पेशवाई पढ़नी पड़ेगी। अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए, रिवीजन करना है। अब शिवाजी के जो पहले बेटे थे बेटा, उनका क्या नाम है, संभाजी। जो बड़े बेटे थे वो पहले छत्रपति थे, और तीसरे छत्रपति थे राजा राम। कौन थे, राजा राम। तो यहाँ पे तुम टिक कर दोगे राजा राम। किसको टिक कर दोगे, राजा राम को टिक कर दोगे। अगला प्रश्न, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा प्राचीन लोक नृत्य, पुलिकट, पुलिकली, राउत नाच, डोलकुथीना या घुमरा। तो मेरे प्यारे भाई, घुमरा जो है एक लोक नृत्य है, कहाँ का, उड़ीसा का। घुमुरा मात्रा ध्यान रखना, घुमरा। उसके बाद आपका राउत नाच छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा किया जाता है, यादवंशियों द्वारा। क्यों राउत नाच। तीसरा कौन है, डोलू कुथीना। अब डोलू जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो डोलू कर्नाटक और ये छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा, ये आपका नृत्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष ये करंट का प्रश्न था बेटा, 18 का 19 का शायद ये पेपर भी होगा, और उसी समय एक बजट आया था कि कितना देना है। तो मेरे प्यारे भाई, पहले वेतन था 1.5 लाख, बाद में कितना हो गया था, कितना बढ़ा कर दिया गया था, 5 लाख। ये 1.5 लाख को नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितना कर दिया गया। तुम बताओगे सर जी 5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। यानी जो बकवास कर रहा है घुमा के तुमसे, किसके स्थान पे, तीसरे। तो इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे, मतलब पहले तीसरे पे भारत, दूसरे पे इंडोनेशिया। तुमसे पहले देश का ये नाम पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। मेडागास्कर होगा नहीं, सिर्फ तुम ले लो, मेडागास्कर नहीं होगा। मेडागास्कर नहीं होगा तो म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। अब इसमें तुम्हें ये बताना है कि नारियल सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होगा। तो यार म्यांमार तुम्हारे बगल है, यहाँ होता नहीं, बचा मलेशिया, फिलीपींस। मलेशिया में नहीं होगा, कहाँ होगा, फिलीपींस में। आप टिक कर दो, पहला फिलीपींस, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा। ये तुमको 18 के पेपर से ये समझना है कि फसल में पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण फसलें देख लो। यही मौका मैं दिखा रहा हूं कि देख लो, ऐसे प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न नहीं फंसेगा। फंसेगा कहां से, वो बता दूंगा। अगला प्रश्न क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पे हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी तुमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओगे कितनी महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में, 15। अगर अब तुमको हमेशा से विवाद रहता है संविधान सभा, 4 ही डेट है यार संविधान सभा की, भैया ध्यान से समझो तुम। कुल कितनी डेट संविधान सभा में है, 4 डेट है, ठीक। 4 डेट में जैसे 6 दिसंबर, ध्यान से लिख लो, 6 दिसंबर
1946 को संविधान सभा का गठन होगा। कब होगा? 6 दिसंबर को। संविधान सभा का निर्माण कौन करेगा? कैबिनेट मिशन करेगी। कैसे करेगी? निर्वाचन और मनोनयन दोनों के द्वारा होगा। निर्वाचित होकर 296 लोग, बाकी जो बचेंगे 389 में सब मनोनीत होकर कहां से आएंगे? देशी रियासतों से आ गए। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? 22 जनवरी 50। संविधान बनके कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949। कितने लोगों ने साइन किया? 284। ध्यान रखना, यहां भी वही तुमको लगाना है। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। लागू कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। भारत गणतंत्र कब बना? जब संविधान लागू हुआ। ठीक। अब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने लोग बचे? 299 लोग बचे। बाकी लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। आपके नोट्स में डीपली दिया हूँ, बहुत अच्छी नोट्स दिया हूँ। कंप्लीट होने दीजिए, किसी वीडियो में लगा दूंगा। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, मेरी भी आप नोट्स देखिए। 99% यूपीपी यूपीएसआई क्वेश्चन उसी में से रहेंगे। बहुत बेहतर मिलेगी आपको। एक आध वीडियो अगले कल में आके लगा दूंगा। आज तो नहीं बन पाई नोट्स, पीडीएफ थी कंप्लीट, 2 पार्ट में है। वो एक पार्ट में रहेगा, लिंक लगा दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना। ये देख लो, यही डेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। कुल कितनी पहले आई थी? 15। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि काकोरी, बहुत मजेदार प्रश्न। क्यों? क्योंकि भैया काकोरी बिस्मिल के साथ कल्पना किसने किया था? बिस्मिल के साथ कल्पना किसने किया था? ठीक। अब यहां पे ये प्रश्न बताना है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल के साथ किसने की थी? तो इसमें शामिल तो यार 4 लोग थे। ठीक, लेकिन चारों के नाम में तुम अपने आप, तुमको बिना कहे इसमें उत्तर मिल जाएगा अगर तुम काकोरी पढ़े हो तो। काकोरी को किया किसने? HRA ने। ये चारे ने किया, ये चारे ने काकोरी कांड किया। कौन कौन किया? बिस्मिल साहब थे, बिस्मिल। दूसरा अशफाक उल्लाह खां साहब था, अशफाक। तीसरा राजेंद्र लाहिड़ी। चौथा नाम तुम जल्दी से कमेंट करके बता दो, बता पाओ तो। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, और बताओ ना। नहीं बताओगे या पढ़े नहीं हो? अब यहां पे अगर जवाब देना है तो यार मैंने दे दिया अशफाक उल्लाह खां, और पहला क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो बाबू इन सबको फांसी होगी, चारों को। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। अब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होगी गोरखपुर जेल में। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है भैया, कमेंट करके लिख लो। गोरखपुर, क्या गोरखपुर सेंट्रल जेल में किसको फांसी होगी? बिस्मिल साहब को। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ होगी? अशफाक को फैजाबाद में होगी, अशफाक के बाद बच्चे को रोशन सिंह को गोंडा जेल में होगी। गोंडा यूपी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गोंडा जेल में होगी। राजेंद्र लाहिड़ी बच्चे इलाहाबाद जेल में होगी, इलाहाबाद जेल में होगी राजेंद्र लाहिड़ी को। अगला प्रश्न करें। याचार्य ने इस कांड को किया था। कानपुर से लखनऊ से कानपुर जाओगे, लखनऊ से जस्ट थोड़ी दूर पे काकोरी नामक स्टेशन में ट्रेन लूटी गई थी, ट्रेन को। ठीक है, याचार्य ने किया। इसी के बाद याचार्य ध्वस्त हो जाएगा, फिर HSRA बनेगा। HRA का गठन कहाँ हुआ? कानपुर में। HSRA का कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। एक एक्सप्रेस वीडियो लाऊंगा, टेंशन नहीं। चलो अगला देख लो। बगलू डाट में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अब यार तुम या तो पढ़े नहीं हो, इस क्वेश्चन पे आए तो सर जी हमें कुछ पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं पढ़ाया गया था। 37-25 करना है 37 में ना, और सब तो आ रहे हैं तो, लेकिन उसको देख लो। जम्मू कश्मीर में क्या है? राजस्थान का है, असम का है, या केरल का है? तो मेरे प्यारे भाई बगलू ये छपाई के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों पे छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अब यार 2018 का करंट ये हो जाएगा बेटा, ये एक रेशियो पूछा है, CRR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात पूछा है। उस समय कितना था? 4%। गूगल पे जाओ, कमेंट करो 2023 CRR और यही लिख के पक्का कर दो।
और वही लिखो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित सभी अनुपात, जितने अनुपात रिजर्व बैंक नीति घोषित करता है सबको तुरंत का तुरंत फाइनल करके आगे बढ़ो। ठीक, चलो अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल को 1799 में हवा बनवाया गया था पृथ्वीराज चौहान भुल्लर। यार अगर इसको तुमसे नॉर्मली पूछ ले बेटा तो बिना किसी पढ़े बच्चा, बिना पढ़ा बच्चा बता देगा। कैसे? पृथ्वीराज चौहान सामान्य सी बात नहीं है, राय भुल्लर भट्टी नहीं, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह के परिवार के लोगों ने बनवाया है। और एक क्वेश्चन था कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां थी या हैं, तो हवा महल में खिड़कियों की संख्या है 953। कहाँ है? राजस्थान में। सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया है? हवा महल को बनाया है। हवा महल, इसमें से तो यार इतना आसान प्रश्न तुक्का मारोगे यार भाई सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अगला ये प्रश्न जो है अभी फिर भी आ सकता है, बच्चे गलत भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे या किस देश से संबंधित थे? तो बेटा ये पुर्तगाल से संबंधित थी, जो संयुक्त राष्ट्र के क्या है महासचिव। इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2017 को और वो कार्यकाल पूरा हुआ 31 दिसंबर 21 को 2021 को। और ये वर्तमान में फिर महासचिव हैं। वो कार्यकाल इनका शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 से। कब से शुरू हुआ? 22 से। दूसरा कार्यकाल कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 26 तक चलेगा। और ये किस देश से संबंधित है बेटा? पुर्तगाल से संबंधित है, पुर्तगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट, ये करंट का बेटा प्रश्न है, नहीं आएगा अब अगर आएगा तो पूछेगा कि किस समय इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। क्या नाम है पता है? इकाना रखे थे अखिलेश यादव और नाम बदलने वाली पार्टी सत्ता में है। अब अगर बैठना पढ़ने तो रेलवे में अभी बेल्हा माई स्टेशन, अयोध्या स्टेशन, सब स्टेशन है। ये विशेष पढ़े ना यूपी में नाम बदलो, पार्टी का काम है, उसी में नाम बदलती है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना दिया कि इकाना का नाम, ये तो बेटा ये करंट का क्वेश्चन था 18 का पेपर, अब ये नहीं आएगा। लेकिन इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो इनका नाम बताइए। या प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन नाम बदल दिया गया, प्रतापगढ़ में कुल कितने नाम बदले गए, कितने स्टेशनों के नाम या कितने जिलों के नाम यूपी सरकार ने बदले 17 के बाद। ये एक बात कोई नहीं पढ़ाएगा, 1 नंबर 2 नंबर आ जाएगा, फंस जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, भारत ने पहला मैच खेला था बेटा वेस्ट इंडीज के साथ। किसके साथ? T20 का मैच था, वेस्ट इंडीज के साथ खेला था। अगला प्रश्न है 2022 के एशियाई खेल। मैं तुमसे एग्जाम देने जा रहे हो, 30-35 दिन बचा है, चाहते हो वर्दी हाथों में हो, पिताजी गांव में सीना चौड़ा करके एकदम घूमे। एक काम करो, रास्ता जीएस से निकलेगा। 100% क्या कर लोगे? मैथ 100% क्या मैथ का होती नहीं, सबसे कमजोर तुम्हारी है। रीजनिंग हिंदी कर भी लोगे, बिना 20 नंबर 25 नंबर जीएस में पाए कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लक्ष्य है 120 का, 125 का, और इतने प्रश्न मैथ रीजनिंग लगाओगे समय कम पड़ जाएगा। जीएस हिंदी सबसे कम समय में होगी। ओलंपिक शीत, ओलंपिक ग्रीन, एशियाई खेल कहाँ हुआ था, कहाँ होगा? जितने गेम होते हैं और जितनी ट्रॉफियां कहाँ हुई थी, कहाँ होगी, कौन सा संस्करण है? आईपीएल कौन सा संस्करण हुआ, कौन जीता, विजेता कौन है? ये उसके बाद जो टेबल टेनिस वाली, टेनिस के 4 मैच होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है चारों, एक बार जरूर देख लो। ओलंपिक में कुल कितने पदक है? अभी हाल में जो मैच हुआ हो कोई, कितने पदक भारत ने जीते, उसमें कौन सा खिलाड़ी किस वर्ग का है, नाम दे देगा फलाने किस चीज के खिलाड़ी थे, तुम्हें पता ही नहीं। ये क्लियर कर लो। 22 के लिए एशियाई खेल की, 18 का पेपर 4 साल बाद एशियाई खेल था, चाइना यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब हम तुमसे पूछे कि इसके बाद 2023-24 शुरू है, बताओ अब कहाँ होगा? ये कमेंट करो, देखो, पढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक।
अगला प्रश्न है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं। भैया देखो, ये सबसे पहले पद पे इस आए थे बिपिन रावत, उसके बाद आए नरवणे, और वर्तमान में इस पद पे हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे बेटा वर्तमान में इस पद पे हैं, तो इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ तुम आगे। फिर देखो वही बात आ गई, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आसियान 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 33वां कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, सिंगापुर में। अब आसियान क्या है? आसियान साउथ ईस्ट नेशन। जैसे हम तुमसे कह दे भैया कि ये हमारा एशिया है, एशिया में ऊपर रूस है, यहाँ तुर्की है, यहाँ जापान है, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे भारत है, ये जोन। तो अब ये साउथ, दक्षिण और ईस्ट, ये जो देश है ये आसियान है। ये जो भारत दक्षिण में है ये दक्षेश है, दक्षेश हम लोग पढ़ते हैं ना, दक्षेश, ये दक्षेश है, ये पश्चिमी देश है। तो दक्षेश में भारत है, दक्षेश पढ़ते हो ना, दक्षिण देशों का समूह, जिसमें कितने देश हैं? 8 भारत को लेके। आसियान का मेंबर भारत नहीं, इसमें कुल कितने देश हैं? 10। आसियान दक्षिण एशियाई देशों का समूह। हमको अगर नंबर याद करना है तो मैप पे जाओ, पहला म्यांमार, म्यांमार से ऐसे ऊपर जाओ, ऐसे नीचे जाओ। म्यांमार में ऊपर जाओगे लाओस, क्या हो जाएगा? लाओस। नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड, थाईलैंड। थाईलैंड से ऐसे चलोगे वियतनाम, 10 देश है ना वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम के बाद कंबोडिया, कंबोडिया यहां तक पहुंचे, कंबोडिया। थाईलैंड से नीचे आओगे मलेशिया, ध्यान से समझना, मलेशिया। मलेशिया का 2 टुकड़ा हुआ, इसी से टुकड़ा निकला है सिंगापुर, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद इसी का एक टुकड़ा ब्रुनोई द्वीप पे है, कौन सॉरी इसी का एक टुकड़ा यहाँ पे ब्रुनेई, ये भी इसका है ना ब्रुनेई। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बचा कौन? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 9, और फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस 10। कौन ऐसा देश है जो आसियान का मेंबर होना चाहता है? तिमोर लेस्टे, लेकिन इंडोनेशिया होने नहीं देता क्योंकि उस पर इंडोनेशिया का कब्जा है। अभी हाल तक वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, उन्होंने छोड़ा तो उस पर इंडोनेशिया ने कब्जा जमा के रखा है। तो आसियान का ऐसा कौन सा देश है जो मेंबर होना चाहता है? तिमोर लेस्टे। मैप को जूम करोगे यहीं पे इंडोनेशिया के बगल में होगा तिमोर लेस्टे, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर। आगे बढ़े तो यहाँ पे सिंगापुर, इसको देख लेना आपकी बार 18 में कौन सा होगा, कहाँ होगा, गलती नहीं करना भैया। चलो अगला बढ़ते हैं। अब साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन पैदा करता है अग्नाशय। कौन पैदा करता है? अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन एक कोशिका है बेटा, जिसका काम होता है कि आपके शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को मेंटेन रखती है। जो पैदा कौन करेगा? अग्नाशय पैदा करेगा। कौन पैदा करेगा? अग्नाशय पैदा करेगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? अधातु। तो पहले तुम सोचो अधातु क्या है? पारा क्या है? धातु है बेटा। सोडियम क्या है आपका? धातु, धातु में है जो इसमें। लेकिन दूसरा तत्व ब्रोमीन क्या है? अधातु है। हीलियम क्या है? गैस है। ठीक। पारा का द्रव मात्रा में रहेगा, जो एक कच्ची तापमान में द्रव, जो एक नॉर्मल तापमान में, कच्ची तापमान का मतलब नॉर्मल द्रव स्तंभ पारा रहेगा ही रहेगा इसका। ठीक। सोडियम बेटा जब हवा के मात्रा में आएगा तो जल जाएगा। इसको हमेशा मिट्टी के तेल में, जिसको कहते हैं, उसमें डुबा के रखा जाता है सोडियम को। ब्रोमीन एक अधातु है, और हीलियम एक, तुम्हें पता जहरीली गैस हो जाएगी हीलियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, जो बेटा परमाणु त्रिज्या इसमें छोटी होगी, इस ऑप्शन के अनुसार, सबसे छोटी नहीं होगी, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या होगी क्लोरीन की। सबसे छोटी किसकी होगी? क्लोरीन की, चौथे स्थान पे क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की होगी, तो ब्रोमीन इसमें तीसरे स्थान पे होगा, उनके बाद होगा।
और उसके बाद कैल्शियम और सोडियम है। तो सोडियम बेटा दूसरे स्थान पे होगा, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? कैल्शियम की। तो अगर आरोही क्रम में जाओगे तो इधर होगा, और अवरोही क्रम में जाओगे तो ऐसे होगा, आरोही क्रम में आओगे तो 4 3 2 1 में ले जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? तुम्हारा क्लोरीन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? क्लोरीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र है, यह किसका फार्मूला है? ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल एथेनोट का, एथिल एथेनोट का, या प्रोपेनोइक अम्ल का? ये आपका किसका प्रश्न हो जाएगा? रसायन विज्ञान का। तो आपका यहाँ पे बताना है ये किसका फार्मूला है। तो मेरे प्यारे भाई ये फार्मूला है एथिल एथोनोट का, एथिल एथोनोट का। अगर कभी रसायन विज्ञान नहीं पढ़े हो या तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो समय मत व्यर्थ करना। सिलेक्शन का एक मंत्र बता देता हूं, जो सब्जेक्ट जैसे मैथ में टेग्नामेंट्री मेंसुरेशन नहीं आता, मत समय व्यर्थ करना। 1 महीने में पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए, 120 नंबर। और 120 नंबर में 70 से 75 नंबर तुमको मिल जाएगा रीजनिंग और हिंदी से। मेहनत वहां कर दो, रीजनिंग और हिंदी से। वहां गलती नहीं की, 80 तक क्वेश्चन आते दोनों को मिला के, वहां गलती मत करना। बचा कितना? 40, 20 मैथ 20 जीएस, गेम बन जाएगा। रीजनिंग और हिंदी गलती मत कर, सिलेक्शन कोई कुछ भी कहे। ठीक, आगे बढ़े। यहां पे हमारा हो जाएगा एथिल एथेनोट। अगला प्रश्न है, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई थी? 2005 में रंगराजन की सिफारिश के आधार पर किसकी स्थापना की गई थी? बेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न है भैया, नागालैंड के आओ लोग द्वारा मनाया जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता को दर्शाता है? तो नागालैंड द्वारा दर्शाता है मोआतसु। ये जब फसल काट के नई फसल बोते हैं तो बीच में आग जला के चारों तरफ से बैठ के खाना परोसा जाता है, मोआतसु है नागालैंड द्वारा बेटा मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित? बड़े पत्थरों से महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल पर किससे हो जाएगा आपका? तांबे से पूरा पाषाण, उसके बाद मध्यपाषाण काल नहीं, सबसे यहाँ पे छोटे हथियार का प्रयोग हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। ठीक, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा महापाषाण काल में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आगे प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत की अंतरिम सरकार का गठन। बेटा भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, आजादी के पहले। ठीक है, किसने इसकी स्थापना किसने दिलाया था? लॉर्ड वेवेल साहब ने स्थापना दिलाया था। जिसके वित्त मंत्री कौन थे? बेटा 1946 वित्त मंत्री थे लियाकत अली। और लियाकत अली, अब अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो 1946 की अंतिम सरकार में शामिल नहीं था, क्या बता पाओगे? पढ़ाया हूं क्लास में, कमेंट करके बता दो कौन शामिल नहीं था। तो आप ये बता दो। और दूसरा, लियाकत अली वित्त मंत्री थे जिन्होंने बेटा पहला बजट वित्त सरकार का पेश किया था 2 फरवरी 1946 को पहला बजट पेश किया लियाकत अली ने गुलाम भारत का, जिसे कहा जाता है सोशलिस्ट बजट। सोशलिस्ट बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ महाराष्ट्र सही है, जूनागढ़ कर्नाटक, जूनागढ़ गलत है, मेहरानगढ़ राजस्थान, असीरगढ़ एमपी, जूनागढ़ भी एमपी में है। जूनागढ़ कहाँ है? राजस्थान, गलती हो गई। जूनागढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपका यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ता है? तो बेटा बेगम अख्तर का नाम जुड़ता है ठुमरी के साथ। किसके साथ जुड़ता है? ठुमरी के साथ जुड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? ये आपको बताना है, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ह्यूमन काइंड, कश्मीरस अनटोल्ड, डिक्लसिफिकेशन और द इंडिया वे स्टेट जॉर्ज फॉर ए
अनसर्टेन वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी पुस्तक लिखे, किसने लिखे, एस जयशंकर। पहले तुम ये बता दो यार एस जयशंकर है कौन, और इनकी पुस्तक है आपकी ये कौन सी, ऑप्शन डी या चौथा, द इंडिया वे स्ट्रेट जॉल फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा बेटा, अगला प्रश्न है पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है, सोनाम लासोल। सोनाम लासोल बेटा भूटान का शब्द है, ये यहाँ पे नया साल मनाते हैं, त्योहार है नए साल का, सोनाम लासोल। पोंगल और ओणम तो शायद तुमको बताना नहीं है, एक तमिल का एक केरल का। कमेंट कर दो कौन सा तमिल का और कौन सा केरल का। अच्छा प्रश्न है। बचा क्या, नोखा नोआ खाई, उड़ीसा का पर्व है नोआ खाई। और ये बेटा तिब्बत और भूटान जो नेपाल की जोन मनाया जाता है, मेन रूप से तिब्बती है लेकिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न परिदृश्य बदल देगा, क्योंकि जब का ये प्रश्न था तब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये प्रश्न है बेटा दिल्ली पुलिस का, और पूछ रहा है कि कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थी, क्षेत्र का मतलब राज्य की। तो बेटा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी शामिल हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। अखिल मूल तृणमूल जो ममता बनर्जी की है ये बाहर हो चुकी है, तो अब ये पहले थी अब हट चुकी है। तो ये आपका ऑप्शन पहले आंसर यहाँ पे आम आदमी था, लेकिन अब आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी है, और अखिल भारतीय तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है बेटा। अगला प्रश्न है ताज ट्रेपेजियम जोन, ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अनुसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण। बेटा 10 किलो कितना है, 10 किलोमीटर 400 का ये जोन है आपका, 10-400 का जो स्क्वायर का, जो क्या करेगा उसको प्रदूषण से बचाने के लिए किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची राज्यों, जिनमें राज्यों का नाम दिया है प्रथम। फिर बता दे रहा हूं 10 अनुसूची को रिवीजन कर लेना बेटा। 50 प्रश्न हमारे पूरे हो गए, 50 हमारे प्रश्न क्या हुए, पूरे हो गए। और अच्छा एक प्रश्न बचा है, ये 49वां, ठीक है। यहाँ पे प्रथम अनुसूची, जल्दी से बताओ दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी को तुम कमेंट कर दो। 11वीं अनुसूची याद होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ... आधार पर औद्योगिक उत्पादक सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आता है। इसे कब प्रकाशित किया जाता है, मासिक, अर्धमासिक, त्रैमासिक, वार्षिक। बेटा ये प्रकाशित किया जाएगा मासिक। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये 81 क्वेश्चन की पीडीएफ है, लेकिन 50 क्वेश्चन ले आ रहा हूं, आने वाले समय में 100 प्रश्न ले आऊंगा। राजीव का वादा है 25+ रहोगे जीएस में, यहीं से मत परेशान हो, मैं गारंटी लेता हूं। इतना तुमको एग्जाम तक दूंगा। रीजनिंग हिंदी की गलती मत करना, और बहुत बहुत आभार, मेहनत करो, तुम लोग साथ दे रहे हो जिस प्रकार से, सब्सक्राइबर शेयर बढ़ रहे हैं उसके तुम सभी को धन्यवाद। मिलेंगे कल, धन्यवाद।